हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये स्टार्ट किया हुआ है। इसके एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन विद द होल पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो इसका सेकंड क्वेश्चन विद द होल पार्ट्स मैं यहाँ पर कंप्लीट करूंगी। जिसके कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज 4.1 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। बेटा ये बोल रहे हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर बोल रहे हैं आपको कुछ सिचुएशन दी अगर आपके सामने ये आती हैं तो आप इनको किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखकर दिखाएंगे वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनानी है लेकिन उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड को यूज करके सोल्व करके आपको नहीं दिखाना है। यू जस्ट हैव टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है कि अगर आपके पास सामने इस तरीके की सिचुएशन आती है, इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस अराइज होती हैं तो आप उसको किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख कर दिखाएंगे। जस्ट आपको उतना ही करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो हमारे पास जो सिचुएशन दी है वो क्या दी हुई है। यहाँ दिया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया आपको दे दिया 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, अब लेंथ ऑफ द प्लॉट किस में दी हुई है, मीटर्स में दी है। इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की उसकी ब्रेथ के ऊपर डिपेंड करती है कि लेंथ ब्रेथ जितनी होगी ना, लेंथ उसके ट्वाइस भी है और उससे क्या है, एक ज्यादा भी है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट निकालना है। तो आपको यहाँ पर इस जो लास्ट स्टेटमेंट इससे ये मत समझ जाना कि इसको सोल्व करना है। सोल्व नहीं करना, आपको सिर्फ इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दिखानी है। इक्वेशन में ऑलरेडी बोल दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो देखो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से इसको समझा देती हूँ बेटा। देखो यहाँ पर मुझे एक रेक्टेंगल दिया है, मैं छोटा सा रेक्टेंगल बना देती हूँ। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या होता है, एरिया ही तो होता है ना। तो इसका जो एरिया है वो कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। मेजरमेंट की यूनिट क्या है यहाँ पर, मीटर यहाँ पर भी दी हुई है। ठीक है, ये कह रही है जो लेंथ क्या होती है ये, और ब्रेथ क्या होती है ये कह रही है जो लेंथ है वो ब्रेथ की 2 टाइम्स है और ब्रेथ से 1 ज्यादा भी है। तो अगर मैं ब्रेथ को x मीटर मान लूं तो लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या है ब्रेथ की, ब्रेथ कितनी है x, इसका 2 टाइम्स है और प्लस में इससे 1 ज्यादा भी है, ये बन जाएगी ना। तो इससे आपको पता लग गया कि लेंथ और ब्रेथ क्या बनेगी। ठीक है बेटा, तो वही चीज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर, वो लिख दिया। ठीक है, अब मैं लिख देती हूँ जो चीज जिसके ऊपर डिपेंडेंसी है उसको पहले अज्यूम करना पड़ेगा ना। तो मैंने यहाँ पर क्योंकि लेंथ डिपेंड करती है ब्रेथ के ऊपर, तो मैंने ब्रेथ को यहाँ पे लेट किया था, अज्यूम किया था। तो मैं लिख देती हूँ लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी या इक्वल्स टू x मीटर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगी बेटा, मैंने आपको भी बता दी, 2x + 1 मीटर। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ रही होगी क्योंकि ब्रेथ के ऊपर लेंथ डिपेंड करती है। ब्रेथ को x मान लिया, लेंथ जो है वो ब्रेथ का 2 टाइम्स है तो ब्रेथ लिखी, उसका 2 टाइम्स कर दिया और उससे 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है तो 1 को प्लस कर दिया, 1 को प्लस कर दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये कितना गिवन है हमें, 528 मीटर स्क्वायर, यही गिवन है ना। अब एरिया किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यही होता है। ये कितना दिया है, 528। ठीक है, तो लेंथ अभी हमने क्या मानी है, लेंथ हमने निकाली है 2x + 1 और ब्रेथ क्या एज्यूम की है x इक्वल्स टू 528। इससे आप इक्वेशन बना सकते हो ना। इक्वेशन कैसे बनेगी, जो ये एक टर्म है ये ब्रैकेट की दोनों टर्म से टर्न बाय टर्न मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2x से x मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 528। ठीक है, तो यानी कि क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस x तो एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 528 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। देखो यहाँ पर डिग्री 2 है और जो है सिंगल वेरिएबल है, तो यही हमें यहाँ पर बनाकर दिखानी थी।
ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, हैंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो जो चीज मैं बोल रही हूँ लिख कर आपको पोज करके फिर दिखाती हूँ। तो बेटा देखो मैंने यहाँ पर सिंपल से लिख दिया, हैंस जो मेरी इक्वेशन बनी थी वो लिख दी, ठीक है। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। ये इक्वेशन बनानी थी, ये हमने बना दी। अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। कोई दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स निकालने हैं। देखो बेटा कंसेक्यूटिव का मतलब समझ जाओ, तो पहले कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी में आने वाली चीजें, लगातार आने वाली चीजें, ठीक है। तो हमें यहाँ बोल रहे हैं कोई दो एक के बाद एक आने वाले इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट जो 306 है, आपको इंटीजर्स निकालने हैं। तो सिंपल सी चीजें, हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखानी है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटे, जो हमें निकालना है उसी को मैं जूम कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बोल देती हूँ लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, अगर पहला इंटीजर x है, ठीक है, देन दी सेकंड इंटीजर भी क्या होगा, लगातार आने वाला, यानी कि एक के बाद एक आने वाला। अगर पहला इंटीजर 1 है, दूसरा क्या होगा 1 + 1 2, ठीक है। यानी कि अगर पहला इंटीजर x है, दूसरा क्या होगा x + 1, ठीक है। ये हमें पता लग गए दो इंटीजर्स। अब हमें क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव है दोनों इंटीजर, ठीक है। तो x पॉजिटिव ही है मेरा जो लिया, x + 1 भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 306, यानी कि ये जो दो इंटीजर मैंने लिए हैं ना, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट तो मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कर देती हूँ। पहला इंटीजर क्या है x और दूसरा क्या है x + 1 इक्वल्स टू 306 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है जो बाहर वाली टर्म है उसको टर्न बाय टर्न अंदर की दोनों टर्म से ब्रैकेट वाली उनसे मल्टीप्लाई कर दो। तो x से मल्टीप्लाई होगा x² बन जाएगा, प्लस x1 से मल्टीप्लाई होगा x हो जाएगा, इक्वल्स टू 306, ठीक है। यानी कि क्या बन गया x² + x, और ये प्लस का 306 से इधर जाके माइनस का हो गया, इक्वल्स टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी ना मैंने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है और एक सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है। ये ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है, ठीक है। तो यही चीज मुझे यहाँ पर बतानी थी, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, देयरफॉर x² + x - 306 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो मैं चीज बोल रही हूँ वही आपको लिखकर यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो जो चीज मैं बोल रही हूँ वही चीज मैंने लिखी है बेटा, यहाँ पर मैं लिख दिया देयरफॉर x² + x - 306 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है जी। अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब इससे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। रोहन है कोई बच्चा, उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 306। अब से लेकर आने वाले 3 साल के बाद उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए पहले तो हम फ्यूचर की बात तब करेंगे जब हमें प्रेजेंट की एज पता होगी, ठीक है। तो प्रेजेंट में जो रोहन की मदर की एज है, रोहन की एज के ऊपर डिपेंड करती है। पहले सबसे हमें रोहन की एज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो चीज, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, लेट रोहन्स एज, रोहन्स एज लिख दो, रोहन्स प्रेजेंट एज लिख दो, वो मैं यहाँ पर मान लेती हूँ x years, ठीक है। अगर इसकी x years है देन रोहन्स मदर एज भी क्या होगी, रोहन की मम्मी की एज उसकी एज के 26 ईयर ज्यादा है, तो x + 26 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। x + 26 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। अब आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years पहले
इक्वेशन तो बाद में बनाएंगे ना, पहले हमें इनकी एज पता होनी चाहिए ना। 3 साल के बाद एज कितनी होगी बेटा, खुद सोच के देखो। अगर रोहन की एज अभी एक्स है, एक्स ईयर्स है, 3 साल के बाद इसकी एज में 3 ईयर्स ऐड हो जाएंगे। अगर सपोज आपकी एज अभी 15 ईयर है, 3 ईयर के बाद क्या होगी, 15 + 3, तो आपको पता लगेगा 18 ईयर्स है। ठीक है, इसी तरीके से अगर रोहन की प्रेजेंट एज अभी एक्स ईयर्स है, तो 3 ईयर्स के बाद की एज कैसे निकालेंगे, एक्स में 3 ईयर्स प्लस करके। और इसी तरीके से सेम इसी तरीके से रोहन की मम्मी की एज अगर अभी एक्स + 26 ईयर्स है, तो 3 ईयर्स के बाद उसकी मम्मी की एज क्या होगी, एक्स + 26 + 3 ईयर्स। ठीक है, तो वही मैं लिख रही हूं, रोहन्स एज एक्स + 3, ठीक है, इतनी हो जाएगी। देन रोहन्स, या पूरे लिख देती हूँ, रोहन्स मदर एज, अभी इसकी मम्मी की एज कितनी है, एक्स + 26, इसमें 3 ईयर्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि कितनी हो जाएगी, एक्स + 29 ईयर्स एज। ठीक है, अब इतना तो हमने कर लिया, हमने प्रेजेंट की बात कर ली, हमने फ्यूचर की बात कर ली। अब हम आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ऊपर, इक्वेशन बनाने के लिए। हमें यहाँ पर क्या दे रहा है, हमें यहाँ पर दिया है प्रोडक्ट ऑफ रोहन एंड रोहन्स मदर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद का रोहन की मम्मी और रोहन की एज का प्रोडक्ट दिया है। कितना दिया है, 360। तो यानी कि यहाँ पर हम कौन सी एज लिखेंगे, इनकी 3 ईयर के बाद वाली, प्रेजेंट वाली नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रोडक्ट किसका दिया है, रोहन और रोहन की मम्मी की एज 3 ईयर्स के बाद कितनी होगी, उसका प्रोडक्ट दिया है। तो यहाँ 3 ईयर्स के बाद रोहन की एज कितनी है, एक्स + 3, रोहन की मम्मी की एज क्या है, एक्स + 29, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, एक्स + 3 एक्स + 29 इज इक्वल्स टू 360। अब हमें इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी सोल्व करके, तो सिंपल सी चीज है, पहले ब्रैकेट का फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म लिखी, सेकंड ब्रैकेट लिख दिया, फिर फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म लिखी, सेकंड ब्रैकेट लिख दिया, इक्वल्स टू में 360 को एज इट इज अभी फिलहाल छोड़ दिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाद जो टर्म है उनको टर्न बाय टर्न ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई होगा x² बन जाएगा, 29x से मल्टीप्लाई होगा 29x बन गया, 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x बन जाएगा, 329 से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा 87। ठीक है, 3 9 27, कैरी किया 2, 3 2 6 + 2 8। ठीक है, इक्वल्स टू 360। तो यहाँ पर x² एज इट इज रहेगा, 29 और 3 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 32x आ जाएगा, प्लस 87, ये प्लस का 360 है, इसको उधर ले आएंगे, माइनस का 360 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब x² + 32x तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, इन दोनों को सोल्व कर लो जी, इन दोनों को सोल्व कर लो। 10 में से माइनस का साइन तो आएगा क्योंकि 360 बड़ा है, 10 में से 7 गया 3 आ गया, यहाँ पे 5 बचा, यानी 15 बचा, 15 में से 8 गया 7 आ गया, और यहाँ पे बचा 2, 273 आ गया, इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हैंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड रोहन्स एज। ठीक है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिससे कि रोहन की एज मिल जाएगी। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है और वेरिएबल सिंगल है। ठीक है जी, तो जो चीज मैं बोल रही हूँ लिखकर आपको दिखाती हूँ। तो जो चीज मैंने बोली थी वही मैंने यहाँ पर लिखी है बेटा, हैंस ये इक्वेशन लिख दी। ठीक है, x² + 32x - 273 = 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड रोहन्स एज। ठीक है, अब मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट के ऊपर जो कि लास्ट पार्ट है। अब बेटा इस पार्ट में क्या बोल रहे हैं, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई एक ट्रेन है जो कि एक डिस्टेंस कवर करती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है बेटा, 480 किलोमीटर का करती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है बेटा एक जैसी स्पीड, एक जैसी स्पीड से चलकर एक ट्रेन ने 480 किलोमीटर तक का सफर तय कर लिया है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर per hour less then it would have taken 3 hours more to cross the same distance। अब कह रहे हैं अगर ट्रेन की स्पीड को हम कम कर दें, अगर ट्रेन की स्पीड को हम 1 घंटे के हिसाब से 8 किलोमीटर के प्रति घंटा कम कर दें, यानी कि 1 घंटे में जितना वो चल रही थी अब उतना चलने की बजाय वो 8 किलोमीटर कम डिस्टेंस कवर अप करे, तो वो कह रहे 3 घंटे ज्यादा लेगी वो सेम डिस्टेंस को कवर अप करने में।
अब एक ट्रेन है, देखो एक ट्रेन चल रही है, एक जैसे स्पीड से चल रही है, तो वो 480 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेती है। अब कह रहे हैं कि अगर वो जिसमें भी इसने जिस भी स्पीड में उसने 480 किलोमीटर तक का सफर तय किया, अगर उस स्पीड को हम कम कर दें, कितना कम कर दें, 1 घंटे में 1 आवर में 8 किलोमीटर कम कर दें, तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे सेम डेस्टिनेशन में पहुंचने में। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। देखो बेटा, एक नॉर्मल सी चीज है, कॉमन सेंस की चीज है। आप बेशक किसी चीज को, आप साइकिल को चलाकर स्कूल जा रहे हो सपोज करो, ठीक है, या आप वैन से स्कूल जा रहे हो, आप स्कूल बस से स्कूल जा रहे हो, तो आप मोड ऑफ व्हीकल कोई भी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई भी यूज करो, लेकिन जो डिस्टेंस है आपके घर से स्कूल का वो तो नहीं बदल जाएगा ना। वो तो आई मीन टू से दैट जितना डिस्टेंस है, सपोज आपके घर से आपका स्कूल 8 किलोमीटर दूर है, तो आप वैन से जाओ, आप पैदल जाओ, आप बाइक से जाओ, स्कूटी से जाओ, अपने पर्सनल व्हीकल से जाओ, कार से जाओ, किसी भी तरीके से जाओ, ऑटो से, रिक्शा से जाओ, लेकिन 8 किलोमीटर तो 8 किलोमीटर रहेंगे ना, वो तो चेंज नहीं हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा, स्पीड की वजह से टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि साइकिल से जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, वहीं अगर आप वैन से जाओगे टाइम कम लगेगा, हो सकता है बस से जाओ और कम टाइम लगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, बेशक आप स्पीड को कम करें या ज्यादा करें, बस ये चीज होता है, अगर आप स्पीड को कम कर देते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। अफेक्ट किसके ऊपर डलता है, टाइम के ऊपर। अगर स्पीड कम होती है किसी चीज की तो टाइम ज्यादा लगता है, और अगर स्पीड ज्यादा होती है तो टाइम कम लगता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब हमें ये नहीं पता कि ट्रेन की स्पीड क्या है, सबसे पहले तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं। मैं मान लेती हूँ लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन मैंने मान लिया, जो हमें ये निकालना था स्पीड ऑफ द ट्रेन, मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो 1 घंटे में x किलोमीटर का सफर तय करती है। ठीक है, अब डिस्टेंस मैंने आपको पूरा एग्जांपल देके समझाया, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, बेशक उसकी स्पीड को आप कम करो, ज्यादा करो, जो मर्जी करो। तो डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर ही रहने वाला है। अब मैंने आपको एक चीज बताई, टाइम के ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम इन नॉर्मल स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड, कुछ भी लिख दो, वो निकालेंगे हम। ठीक है, और यहां पर निकालेंगे टाइम व्हेन स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो जाएगी तब। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा, आपको ये चीज अच्छे तरीके से पता होगी कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर मुझे यहाँ पर टाइम निकालना है तो क्या होगा, डिस्टेंस तो यहाँ पर रहेगा और स्पीड जो है वो नीचे चली जाएगी। ठीक है, ये सॉरी हाइड हो गया, मैं आपको यहाँ लिखकर दिखा रही थी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पर टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, इससे आप यहाँ पर टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कहते हैं डिस्टेंस अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, टाइम यहाँ चला गया और स्पीड टाइम की जगह पर आ गई। ठीक है जी, तो यानी कि हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अप्लाई करना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो टाइम इन नॉर्मल स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस तो 480 है, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय स्पीड। नॉर्मल स्पीड कितनी है, x किलोमीटर, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आई। अब टाइम व्हेन स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो क्या फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा, टाइम ही निकालना है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, 480 है, 480 रहेगा डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी थी इसकी, पहले यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी, x, अब कितनी कम हो गई, 8 कम हो गई, तो -8 कर देंगे। जो चीज कम होती है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब आप देख सकते हो हमारे पास 2 टाइम है, एक तो टाइम है यूनिफॉर्म स्पीड का, और एक टाइम है जब 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड हमारी कम हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे मूव करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई थी तो 3 घंटे ज्यादा लगे। ठीक है जी, 3 घंटे तक ज्यादा लगे। तो बेटा एक चीज याद रखना, जब स्पीड कम हुई तो टाइम कब ज्यादा लगा, टाइम कब ज्यादा लगेगा, स्पीड कम होगी, और टाइम कब कम लगेगा, जब स्पीड नॉर्मल रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो टाइम जिसमें ज्यादा लग रहा है उसमें से आपको उस टाइम को माइनस करना है जब स्पीड नॉर्मल थी, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, इस केस में आपको क्या करना है, जब आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, यानी 480 डिवाइडेड बाय x - 8 है, इसमें से आपको क्या माइनस करना है, जो यूनिफॉर्म
स्पीड वाला टाइम था, नॉर्मल स्पीड वाला टाइम था, वो क्या था 480 डिवाइड बाई एक्स। तो इसमें क्या हो गया 3 घंटे ज्यादा लगे तो इक्वल्स टू कर देंगे 3। अब इसको आपको करना है सोल्व। इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है एलसीएम लेना। तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर नीचे देखो x-8 है और x है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोनों को लिख देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया x, यहाँ लिख दिया मैंने x-8 इक्वल्स टू यहाँ पर 3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं है, वरना वो लिख दिया। अब यहाँ पर x-8 से x-8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 480x, माइनस का जगह माइनस का साइन। अब यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x-8, तो 480 के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा x-8, ठीक है। अब आपको पता है ब्रैकेट की बाहर वाले टर्म को अंदर वाले टर्म से दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 480x की जगह 480x रहेगा, ठीक है, माइनस की जगह माइनस रहेगा। 480x जब 480 जब x से मल्टीप्लाई होगा 480x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, 8 8 जा 64 होता है, कैरी गया 6, 8 4 जा 32 और 32 प्लस 6 क्या होगा 38, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है x-8 इक्वल्स टू 3। यहाँ पर इसको भी मल्टीप्लाई कर लूंगी मैं भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेटा ये प्लस का टर्म है, ये माइनस का टर्म है, सेम है, ये तो आपस में हो गई कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आ गया 3840 डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लो बाहर वाले टर्म को अंदर वाले दोनों टर्म से। तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 1। अब क्या कर सकते हैं, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया था x से मल्टीप्लाई x² आ गया, x-8 से मल्टीप्लाई हुआ -8x आ गया, ठीक है जी। इतनी चीज आपको समझ आ रही होगी अच्छे तरीके से बेटा। अब देखो 1 से इसको पहले इसको कर लेते हैं, 3 से यानी कि x² माइनस 8x को मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म उतर जाएगी, 1 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करें वही टर्म उतर जाती है, ठीक है। अब 3 से यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से एक बार x² को मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से एक बार 8x को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3 8 24x, ठीक है, इक्वल्स टू 3840, ठीक है। तो ये क्या आ गया 3x² माइनस 24x और ये प्लस की टर्म है जाके हो गई माइनस की, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहो कॉमन भी ले सकते हो, अदरवाइज कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई हमारी स्पीड ऑफ द ट्रेन को निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं लिख दूंगी देयरफॉर 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो जो चीज मैं बोल रही हूँ वो लिखकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 विद ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं बेटा और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी। वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स डियर वंस के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।